गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और हमारा ये साप्ताहिक प्रोग्राम रहता है जो कि हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन से जो कमेंट्स और क्वेश्चंस होते हैं उनको लेके करते हैं। और मैं देवेंद्र जी से बोलता हूँ कि प्लीज़ गो अहेड विद द क्वेश्चंस। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। डुअल मार्कर टेस्ट पॉजिटिव आया था, बट क्वाड मार्कर कराया तो वो नेगेटिव आया है। अब क्या करें आगे? मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रेगनेंसी में शुरुआत में जो हम डाउन सिंड्रोम के टेस्ट करते हैं, जो स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, उसमें मेनली हम डुअल मार्कर और एंटी स्कैन करते हैं। और साथ में एज को लेके और प्रीवियस हिस्ट्री को लेके हम एक रिस्क निकालते हैं कि इसमें कितना चांस है डाउन सिंड्रोम होने का। और वो एक चांस होता है कि ज़रूरी नहीं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इस तरह के टेस्ट को पहले 3 महीने में करके किसी पेशेंट को या किसी गर्भवती महिला को ये बताते हैं कि आपके बच्चे में डाउन सिंड्रोम का खतरा इतना इतना है, सपोज वो हाई रिस्क आता है, तो पेशेंट अधिकतर क्या करते हैं, कई बार उनको एडवाइस भी किया जाता है कि आप एक टेस्ट चौथे महीने में भी करा के देख लीजिए। नाउ अगेन वो चौथे महीने वाला टेस्ट जो है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब यदि वो नेगेटिव आता है तो क्या पहले वाला जो टेस्ट किया था उसको आप झुठला देंगे? क्या आपके दिमाग से ये फितूर हट जाएगा कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम अब नहीं होगा? ऐसे ही डबल मार्कर और फर्स्ट ट्राइमेस्टर का हाई रिस्क आने पर कई लोग एनआईपीटी सजेस्ट करते हैं। तो क्या एनआईपीटी नेगेटिव आने से आपका वो फितूर हट जाएगा कि बच्चा स्वस्थ होगा? जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो पक्के नहीं होते। यदि पक्के नहीं है तो आप बच्चे को रखना नहीं रखना कैसे आप डिसाइड कर सकते हो? तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप एक ऐसा टेस्ट करें जिसमें कि आपको ये पता चले कि बच्चे में वास्तव में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। वो टेस्ट केवल और केवल एमनियोसेंटेसिस होता है। तो जब भी कोई इस तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट हाई रिस्क आए तो दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट मत कराइए, डायग्नोस्टिक या फिर पक्के वाला जांच कराइए जिसमें आपको पक्का हो जाए कि बच्चे का डीएनए से आप जांच किए हैं। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड सबसे अच्छा टेस्ट वो एमनियोसेंटेसिस होता है। आईवीएफ कराया था, ट्विंस प्रेगनेंसी हुई, एक बच्चे की हार्ट बीट 8 वीक में और एक की 12 वीक में चली गई। ऐसा क्या हो सकता है और आगे क्या ऐसा हो सकता है? जब भी हम आईवीएफ कराते हैं या करते हैं तो जो भ्रूण बनते हैं उस भ्रूण में यदि हम ब्लास्टोसिस्ट भी बनाते हैं तो ब्लास्टोसिस्ट में जरूरी नहीं कि वो जेनेटिकली अच्छा हो। अब आप ये पूछेंगे तो आपने जेनेटिकली अच्छा बच्चा या अच्छा भ्रूण क्यों नहीं बिठाया? तो उसकी जो जांच का जो तरीका है अभी का, वो है एक प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट फॉर एन्यूप्लॉइडी और एक एनआईपीजीटी, जिसको एनआईसीएस भी बोलते हैं। तो क्या ये टेस्ट आपके भ्रूण को ये पक्का बता देंगे कि वो जेनेटिकली ठीक हैं या फिर क्रोमोसोमली ठीक हैं? काफी हद तक हाँ, पर पक्का नहीं। तो जब ये चीजें आप भ्रूण को बिठाते हैं तो भ्रूण को सब कुछ देखने के बाद भी कई बार जो इनर सेल मास है उसमें यदि कोई जेनेटिक फॉल्ट हो तो उस फॉल्ट को जब प्रेग्नेंट होती है लेडी तो उसको लेके अधिकतर प्रेगनेंसी यदि बहुत ज़्यादा जिसमें जेनेटिकली दोष हो, नेचर उसको स्विच ऑफ करती है। जब ये स्विच ऑफ करती है तो उसको एबॉर्शन या फिर, तो ऐसे केसेस में मैं कई बार ये बोलता हूँ कि जो अच्छा है वो टिकता है और जो अच्छा नहीं है नेचर उसको स्विच ऑफ करती है। यदि ऐसा हुआ है तो प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा टेंशन मत करिए, आप फिर से अपना आईवीएफ कराइए। मेरे बेबी को SMA टाइप 1 था, क्या मैं पीजीटी के द्वारा नेचुरल बेबी कर सकती हूँ, नॉर्मल? SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 एक बहुत कठिन बीमारी होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। और आपको अपना कैरियर टेस्ट करा ले, शायद आपने कराया होगा। तो दोनों हस्बैंड वाइफ यदि कैरियर हैं तो आपके बच्चे में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी मोस्टली टाइप 1 होने का खतरा फिर से है। यदि है तो क्या आप एक डिजीज फ्री बच्चा पा सकते हैं? उसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम प्रेग्नेंट हो जाएं, आप प्रेग्नेंट हो जाइए, ये यूट्रस है और ये भीतर बेबी है और इसका ये प्लेसेंटा है।
इस प्लेसेंटा से आप CVS तीसरे महीने में जांच करके देख लीजिए कि आपका जो सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन कहलाता है, जो इसका ये डिजीज्ड है कि नहीं, ये बच्चा कैरियर है क्या, डिजीज्ड है क्या, नॉर्मल है। दूसरा तरीका ये है कि आप हस्बैंड और वाइफ के अंडे निकाल लें और हस्बैंड के स्पर्म ले लें और अंडे और स्पर्म को हम इसी से मिलाएं। जो भ्रूण बनेगा, जो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, उस ब्लास्टोसिस्ट का जो ट्रोफोएक्टोडर्म में जिससे प्लेसेंटा बनता है, उसको हम बायोप्सी करके PGT-M फॉर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का टेस्ट करें। पर इसको करने के लिए आपको IVF कराना पड़ेगा। IVF करा के फिर डिजीज फ्री एम्ब्रियो को आप छांटिए, उसके बाद इसका ट्रांसफ़र करिए। यदि ये ट्रांसफ़र से प्रेगनेंसी होती है तो जरूरी है कि इसको पक्का करने के लिए आप CVS फिर से करवा लें। यदि ये भी नॉर्मल निकलता है, ठीक निकलता है, तो इस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ने देना चाहिए। अदरवाइज जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो बीमारी होती है, ये एक मसल की तकलीफ है जो कि इन्फेंट डेथ, बच्चे का शुरुआत में प्रॉब्लम, वेरी रेयरली एडल्ट ऑनसेट भी होती है। मेरे एक पेशेंट को, जिसमें हस्बैंड को बाद में पता चला कि उसको SMA है टाइप 1 का, तो ये निर्भर करता है कि उसकी डिजीज प्रोसेस कैसी होगी। सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन के 2 प्रकार के जीन होते हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर ये सब चीज़ें हम करके जांच कर सकते हैं। एज 31 है, AMH 1.4 है, 3 IUI और 3 IVF फेल हो चुके हैं, आगे क्या करना चाहिए? मतलब इसका जो जवाब देने का बड़ा डिफ़िकल्ट है कि यदि आप IVF करा चुके हैं 1.4 में, तो अपने सेल्फ एग से IVF होना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं तो हम करके देख सकते हैं, यदि ब्लास्टोसिस्ट अच्छा बनता है। ऐसे केसेस में हम PGTA या NIPGT कराने का सलाह दे सकते हैं, जिसमें हम एम्ब्रियो को देख के बेस्ट एम्ब्रियो छांट के कर सकते हैं। क्या हर प्रेगनेंसी में फीटल इको करवाना ज़रूरी होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जो हम बात करते हैं कि गर्भस्थ शिशु में या शिशु में सबसे कॉमनेस्ट बीमारी कौन सी होती है, तो सबसे कॉमनेस्ट बीमारी डाउन सिंड्रोम नहीं होती, सबसे कॉमनेस्ट बीमारी हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं। इसका मतलब हर बच्चे में हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। अब जब हम टारगेट स्कैन करते हैं या फिर 22 हफ्ते में यदि स्कैन कर रहे हैं, तो कोशिश ये रहती है, जो इंटरनेशनल सोसाइटी इन अल्ट्रासाउंड इन ऑब्स्टेट्रिक्स गायनिकोलॉजी, ISWOG का जो गाइडलाइन है या FMF का गाइडलाइन है, हम उसको फॉलो करते हैं कि हम बच्चे का पूरा अंग प्रत्यंग देखें, ब्रेन देखें और हार्ट भी देखें। तो हार्ट को देखने का एक तरीका है, उसको कार्डियक स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। तो फीटल इको में कार्डियक स्क्रीनिंग भी यदि कर ली गई तो भी बहुत फ़ायदा होता है, और ये हम रेगुलरली करते हैं विथ एवरी अल्ट्रासाउंड। पूरा फीटल इको, जिसमें हम फंक्शनल इको भी करते हैं, जो कि एडल्ट में जैसे होता है, उसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि बच्चे में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, फंक्शनल डिफेक्ट्स कम होते हैं। तो एक अच्छा यदि फीटल इको, जिसमें फीटल कार्डियक स्क्रीनिंग हो जाए, काफ़ी होता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि हमारे वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमें बहुत एक हौसला मिलता है और अच्छा लगता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।